हम लोग पढ़ रहे थे कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। ओके, रेवेन्यू डेफिसिट की क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, इस क्वेश्चन को 3 to 4 मार्क्स में अगर पूछता है तो किस तरीके से बताना है, आंसर्स बताने हैं कि it shows that government's revenue earning are insufficient to meet the normal functioning of the government। रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता क्या है कि जब भी क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रेवेन्यू रिसिप्ट से। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं वो इनसफिशियंट है, अपने जो नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है या नॉर्मल एक्सपेंडिचर जो भी उसके नॉर्मल खर्चे होने वाले हैं उसे बेयर करने के लिए इनसफिशियंट है, क्योंकि उसके जो रेवेन्यू जो उसकी अर्निंग जनरेट हो रही है वो जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है उसके एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए। फिर सेकेंड पॉइंट लिखी हुई थी कि रेवेन्यू डेफिसिट इंडिकेट डिस सेविंग ऑफ गवर्नमेंट। डिस सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट, इसका यहाँ पे ये मतलब हुआ, डिस सेविंग को बोल्ड में करके भी लिखा हुआ है इसलिए क्योंकि ये इसका कीवर्ड है। और डिस सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट दिखाने का मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट यहाँ पे जो हो रहा है रेवेन्यू बजट के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा चल रहा है और रेवेन्यू रिसिप्ट कम आ रहा है, इसका मतलब है वो जो एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है वो एक्सपेंडिचर के लिए पैसे लाने के लिए कहाँ से पैसे आ रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो फंडिंग मिल रही होगी या कहीं ना कहीं से तो पैसे आ रहे होंगे, या तो गवर्नमेंट जो है बोरोइंग कर रही होगी या तो वो क्या हो रहा होगा उसकी जो पिछली सेविंग्स जो पास्ट सेविंग्स होगी उसे खर्च कर रही होगी। तो इसीलिए जब हम लोग अपने रखे हुए सेविंग्स वाले पैसे को, प्रीवियस जो पैसा रखा रहता है पहले से बचा बचा के रखे रहते हैं, उसे खर्च करते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, हमारी सेविंग कम हो रही है। इसी तरीके से यहाँ गवर्नमेंट की सेविंग्स कम हो रही थी, उसे कहते हैं क्या, डिस सेविंग्स। अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए रेवेन्यू, क्योंकि अर्निंग कम थी एक्सपेंसेस ज्यादा थे, तो डिस सेविंग करती है, ये होता है। और क्या होता है, थर्ड पॉइंट, रेवेन्यू डेफिसिट लीड टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। और हमें पता है जब भी कभी भी क्या होता है इकोनॉमी के अंदर, अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है गवर्नमेंट के द्वारा, इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है, जिसको हम लोगों ने जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसके अंदर भी पढ़ा था कि इसको ऐसे याद रखते हैं कि जब भी खर्चा ज्यादा होता है यानी कि गवर्नमेंट खर्चे ज्यादा कर रही है, यानी मार्केट में पैसा ज्यादा आ रहा है, लोगों को ज्यादा फैसिलिटी मिल पा रही है, इससे क्या होता है, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आती है, यानी सामान बहुत महंगे होने लगते हैं। जो जनरल प्राइस लेवल है प्रोडक्ट्स के वो बढ़ने लगते हैं, है ना। तो कभी भी ऐसा आएगा कंडीशन कि एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा और रिसिप्ट कम रहेगी, कहीं पे भी हम अगर ऐसा देखेंगे तो हमें ये वाला पॉइंट एक तो हमारा कॉमन पॉइंट निकल जाएगा कि इसकी वजह से क्या हो पाता है, हो जाता है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट होती है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा डेफिसिट वाली कंडीशन जहां पे एक्सपेंडिचर ज्यादा चल रहा होगा और रिसिप्ट कम हो रही होगी तो उससे इन्फ्लेशन वाला पॉइंट तो एक जरूर से अपने आप से बन जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट लिखा हुआ है कि अ हायर रेवेन्यू डेफिसिट इम्प्लाइज हायर रीपेमेंट बर्डन ऑन द इन द फ्यूचर। हायर रेवेन्यू डेफिसिट है, इसका मतलब एक्सपेंडिचर अभी भी बहुत ज्यादा चल रहा है। इससे क्या होता है कि जो फ्यूचर जनरेशन है उनके ऊपर जो है रीपेमेंट बर्डन बढ़ जाता है। रीपेमेंट बर्डन का मतलब है कि अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारी जगह से जो है बोरोइंग लेनी पड़ती है या कहीं ना कहीं से जो है उधार लेके काम करना पड़ता है, एडवांस लेने पड़ते हैं, और उस एडवांस को तुरंत तुरंत तो पे किया नहीं जाता है। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो फ्यूचर जनरेशन होती है उसके ऊपर रीपेमेंट बर्डन जो है बढ़ जाता है, हायर अगर बहुत ज्यादा ही रेवेन्यू डेफिसिट रहा तो। ठीक है, अब इसमें से ही कभी कभी ये क्वेश्चन जो है जो 4 मार्क्स का ना देके 6 मार्क्स में पूछता है और उसमें एक चीज और ऐड कर देता है, जिसे अलग क्वेश्चन बना के लिखा गया है कि व्हाट आर द मेजर्स टू करेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट। अगर रेवेन्यू डेफिसिट है जिसके इम्प्लीकेशन हम लोगों ने पढ़े, और अगर उसी के साथ क्वेश्चन ये लगा के भी दे दे कि मेजर्स क्या होते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए, या हो सकता हो अलग से एक सेपरेट क्वेश्चन पूछा जाए, तो हम उसमें क्या बताएंगे कि रिड्यूस एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सब्सिडी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। रेवेन्यू डेफिसिट को करेक्ट करने का एक यही तरीका है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं उनको कम किया जाए और अपनी रेवेन्यूज को इंक्रीज किया जाए, है ना। क्योंकि ये रेवेन्यू नेचर की बात हो रही है तो एक्सपेंसेस किस तरीके के एक्सपेंसेस होंगे, जो सब्सिडी में दिया जा रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क को दिया जा रहा था, तो इन सब पे जो खर्चा हो रहा था इन्हें रिड्यूस किया जाए, तब जो है रेवेन्यू डेफिसिट कम हो सकता है। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं, हम अपनी जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं उन्हें इंक्रीज करें। ठीक है, बाय इम्पोजिंग टैक्सेस एंड फाइन्स, यानी कि ज्यादा टैक्स लिया जाए, यानी कि सरकार के पास पैसा ज्यादा आए,
बात समझ में आ रही है? तो ये दो मेजर्स हैं, क्योंकि एक एक्सपेंडिचर, दूसरा रिसिप्ट, इन दोनों की वजह से ही जो है यहाँ पे डेफिसिट की कंडीशन आ रही थी। तो एक्सपेंडिचर ज्यादा था तो एक्सपेंडिचर रिड्यूस करेंगे, रिसिप्ट कम थी तो रिसिप्ट को इंक्रीज करेंगे। ये काम करेंगे करेक्ट करने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट को। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, अभी रेवेन्यू डेफिसिट जैसे पढ़ा, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट के क्या क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, ये भी 3 to 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे कि फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी। अब किसी को याद है फिस्कल डेफिसिट की जो है डेफिनेशन क्या थी, या फिस्कल डेफिसिट कहते किसे थे? मैम टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल। हाँ, और एक चीज थी उसमें, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, है ना, टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। यस मैम, इंक्लूडिंग बोरोइंग। हाँ, टोटल रिसिप्ट के अंदर से जो जितनी भी बोरोइंग है उसे हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो इसमें टोटल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, ना कि सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात हो रही है। और कहीं ना कहीं ये देखने को पता चल रहा है कि एक्सपेंडिचर अभी भी ज्यादा है। इसका मतलब है इन्फ्लेशन जो है, यानी मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो पा रही है, यानी कि जनरल प्राइस लेवल जो है प्रोडक्ट्स के, गुड्स के इंक्रीज हो गए हैं और महंगाई आ गई है। महंगाई आने का मतलब होता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो गया है इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, जब चीजों के, जब कमोडिटीज के, गुड्स के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, उसी को बोला जाता है इन्फ्लेशन। फिर है सेकेंड पॉइंट कि फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू फॉरेन डिपेंडेंस ऑन डिपेंडेंस एज गवर्नमेंट हैज टू बोरो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और फिस्कल डेफिसिट से क्या हो जाता है ना कि फॉरेन डिपेंडेंस भी बढ़ जाती है, यानी फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरे करने के लिए अलग अलग जगह से, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी बोरो करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे, वो कम चल रहा है ना, तो बोरोइंग्स बढ़ जाती हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, फॉरेन पे डिपेंडेंसी बढ़ जाती है फिस्कल डेफिसिट की वजह से। और थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि डेब्ट ट्रैप। थर्ड पॉइंट है डेब्ट ट्रैप। अब किसी को पता है कि ये डेब्ट ट्रैप होता क्या है? हाँ, ये वर्ड सुना है कहीं पे? डेट ट्रैप क्या होता है? नहीं सुना है तो समझते हैं इसको। डेट ट्रैप में क्या होता है ना, बेसिकली अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज्यादा चल रहा है, रेवेन्यू कम आ रही है, रिसिप्ट कम आ रही है। अब इस रिसिप्ट कम होने की वजह से एक्सपेंडिचर्स को बेयर करने के लिए जो गवर्नमेंट होती है, या कोई पर्सन है, मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, उसने 100 रुपी का जो है 1000 रुपीज का पर्सन बी से लोन लिया। और ये पर्सन बी जो है ये बोलेगा क्या, कि ये जो 1000 रुपी का तुमने लोन लिया है, उस लोन पे मुझे 100 रुपए क्या चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। 100 रुपीज जो है उसको इंटरेस्ट के रूप में चाहिए, क्योंकि जब भी लोन लेते हैं या बोरिंग करते हैं तो इंटरेस्ट तो पेमेंट करना ही पड़ता है। अब इनकी ऐसी कंडीशन है, इनके पास जो है वो एक्सपेंडिचर इतना ज्यादा है, रिसिप्ट इतनी कम है उनकी, तो ये 100 रुपए देने के लिए भी पैसे नहीं है। तो इनका जो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए ये किसी अदर पर्सन के पास जाएगा, और वहां से फिर जो है 1000 रुपी या 100 रुपी जो है वो बोरो करेगा, या जितना भी बोरो करेगा। उस बोरोइंग पे भी फिर अदर पर्सन जो है वो खुद वो भी बोलेगा कि आप मुझे भी इंटरेस्ट दीजिए। अगर 10 रुपी का आ रहा है मान लो, या यहाँ पे भी 100 रुपी का आ रहा है, किसी फर्स्ट पर्सन के लोन को पे करने के लिए, उनके इंटरेस्ट पे करने के लिए अदर पर्सन के पास गया, बोरोइंग लिया, उन और उनका भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जब भी बोरोइंग लेंगे तो हमेशा हर लोन के ऊपर इंटरेस्ट बनता रहेगा। फिर ये लोन भी नहीं चुका पा रहा है, ये इंटरेस्ट भी नहीं चुका पा रहा है, तो फिर ये क्या होगा, ये किसी और के पास जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि आप मुझे लोन दे दीजिए, मुझे इंटरेस्ट पे करना है। ये भी कुछ अपना बोलेंगे कि आप मुझे भी इंटरेस्ट पे करिए, मैंने जो लोन दिया है उसका भी इंटरेस्ट चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो जाता है ना कि जो पर्सन है या जो गवर्नमेंट है वो डेट ट्रैप में फंस जाती है ना। मतलब कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है जहाँ पे गवर्नमेंट को, या जहाँ पे गवर्नमेंट फोर्स हो जाती है, यानी कि जरूर मजबूर हो जाती है कि उसे अपने फंक्शनिंग्स को पूरा करने के लिए बोरो करना ही पड़ता है, और एक बोरोइंग को खत्म करने से पहले ही उसे पूरा करने के लिए कहीं दूसरी जगह पे जाके फिर बोरोइंग करनी पड़ती है, उसको भी कंप्लीट करने के लिए कहीं और फिर बोरोइंग करनी पड़ती है। तो ये क्या होता है, ये एक तरह से इंटरेस्ट पेमेंट के लिए
प्रॉब्लम क्रिएट होती है और इसकी वजह से एक विशियस डेट सर्कल क्रिएट हो जाता है ना। एक बोरोइंग को पूरा करने के लिए दूसरा बोरोइंग लिया, फिर उसको उसका इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए कहीं और से लिया, तो हम इसे क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप कहते हैं। और दिस में लीड टू विशियस सर्कल एंड डेट ट्रैप, मतलब विशियस सर्कल एक क्रिएट हो जाता है जिसमें वो फंस जाता है, ऐसे कह सकते हैं कि माया जाल में फंस गया है ऐसे। ठीक है, तो ये डेट ट्रैप ना इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी, इंडियन इकोनॉमी में भी एक पॉइंट मिलने वाला है, वहां पे भी उसके ऊपर एक अलग से 3 to 4 मार्क्स से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि डेट ट्रैप होता क्या है। ठीक है, वहां पे भी एक बार हम लोग पढ़ेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में, या देखते हैं अभी। उसके बाद इसमें डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि इट इज अ सिचुएशन वेयर गवर्नमेंट इज फोर्स टू बोरो मनी टू फाइनेंस इट्स इंटरेस्ट पेमेंट एंड दिस में लीड टू विशियस सर्कल एंड डेट ट्रैप। ठीक है, बोर्ड में डेट ट्रैप पे क्वेश्चन या विशियस सर्कल ऑफ बोरोइंग क्या होती है वो पूछता है, इस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछता है। फोर्थ पॉइंट है फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू फाइनेंशियल बर्डन ऑन फ्यूचर जनरेशन। क्योंकि बोरोइंग हो रही है तो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन आ गया, क्योंकि उन्हें जब भी आगे चल के फ्यूचर में आके ये सारे बोरोइंग्स को रीपेमेंट करना पड़ेगा। इसके लिए कह सकते हैं कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर देता है फिजिकल डेफिसिट। हाई फिजिकल डेफिसिट जनरली लीड्स टू वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट। बता रहा है कि अगर हाई फिजिकल डेफिसिट होती है इसका मतलब ये होता है, कहीं ना कहीं बताता है कि जो गवर्नमेंट है वो वेस्टफुल और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कर रही है, तभी उसका एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा आ रहा है। इसकी वजह से क्या हो गया है, फिजिकल डेफिसिट की कंडीशन क्रिएट हो गई है इकोनॉमी के अंदर। ये बात समझ में आई? इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं फिजिकल डेफिसिट के? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. What are these? Yes. Okay. Okay. What are the sources of financing fiscal deficit? फिजिकल डेफिसिट चल रही थी, यानी कि जो है एक्सपेंडिचर ज्यादा चल रहा था, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग क्या क्या हो सकते हैं? ये तो अपने आप भी आंसर दे सकते हैं, बताओ कि व्हाट आर दी सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग? Borrowing. हाँ बोलो। Borrowing. हाँ, बोरोइंग्स कहाँ कहाँ से, सोर्स पूछा है ना, तो बोरोइंग करने का सोर्स भी बताना है। कहाँ से बोरिंग हो सकती है? पब्लिक से, कमर्शियल बैंक से, है ना। डोमेस्टिक सोर्सेज में हम लिखेंगे कि कमर्शियल बैंक और पब्लिक, ये सारी हो गई। और अगर हम बोरोइंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करेंगे, बोरोइंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करेंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, और थर्ड पॉइंट बना के लिखेंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब पता है क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब होता है प्रिंटिंग ऑफ एक्स्ट्रा करेंसी नोट्स बाय RBI। ठीक है, इसे बोलते हैं क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि जब RBI को बोला जाता है कि आप हमें न्यू करेंसी जो है प्रिंट करके दीजिए। अच्छा, जब नई करेंसी RBI प्रिंट करती है तो क्या होता है, इससे मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है। ठीक है, और न्यू करेंसी प्रिंट होने की वजह से, क्योंकि डेफिसिट फाइनेंसिंग ठीक किया जा रहा था, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गई। मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से फिर से क्या हो जाता है, इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी कंडीशन क्रिएट होने लगती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स कंट्रोल करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक्ड अप रहती हैं। बुक से जरूर से ये चैप्टर को रीड करना है। बात समझ में आ रही है सबको? कोई भी ऐसा टर्म जिसको अदर नेम से भी कुछ पुकारा जाता है, कुछ भी ऐसी चीज होंगी, ये सारी चीजें एक बार बुक से जब तक रीडिंग नहीं करेंगे तो अपने आप से एक बार बात क्लियर नहीं होगी, समझ में नहीं आएगी। या हो सकता है क्वेश्चन पूछेगा तो हमें उसका मतलब नहीं समझ में आएगा कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। ठीक है,